Hello everyone. Today in this video we are going to start a new chapter, that is our environment. So students, in this chapter we are going to discuss that how different living organisms interact with each other. What do you mean by ecosystem? फूड चेन क्या होता है, ट्रोफिक लेवल क्या होते हैं, कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, कितनी अमाउंट में कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट environment, what do you mean by environment? So environment includes all the things which are present in our surrounding, and these things can be living organisms and these can be non-living things. So student, first if we talk about Earth, Earth is the only planet where life exists. तो अर्थ का जो वाटर कंटेनिंग एरिया है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, and this land area is known as lithosphere. And the air which is present surrounding, that is known as atmosphere. This hydrosphere, lithosphere and atmosphere एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर. And if we talk about this biosphere, it is life supporting zone. लाइफ सपोर्टिंग जोन मीन्स बायोस्फीयर में वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो बायोस्फीयर इज लाइफ सपोर्टिंग जोन. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, वेरियस एक्टिविटीज़, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, आजकल वेस्ट जो ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट का अक्यूमुलेशन होता है, पोल्यूशन हो रहा है. अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन की बात करें, तो ये सब किसकी वजह से होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. इन सब की वजह से ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर. सो अगर हम इन वेस्ट की बात करें जो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, दीज वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट and non-biodegradable waste. So students, if we talk about biodegradable waste, what do you mean by biodegradable waste? These waste can be decomposed by microorganisms. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं इन सिंपल फॉर्म्स. अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमने उस कैटेगरी में हमने उस वेस्ट को रखा है जो डिकम्पोज नहीं किए जा सकते, विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करेंगे, these which can be decomposed by microorganisms, and these non-biodegradable waste cannot be decomposed by microorganisms. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें, जैसे हाउस होल्ड वेस्ट है, जो प्लांट के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है, जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब क्या है, पेपर, ऑल दीज वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इन वेस्ट को हम सिंपल फॉर्म्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन वेस्ट को डिग्रेड कर सकते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं हमारे हार्मफुल मेटल्स, केमिकल्स, ये सब क्या है, ऑल दिस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम जो है हमारे बायोस्फीयर की फंक्शनल यूनिट होती है जिसमें
वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट इकोसिस्टम, क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इट इज अ सिस्टम सो स्टूडेंट्स, अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कैन बी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मीन्स मैन मेड इकोसिस्टम. अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इकोसिस्टम जो है नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम. एंड मैन मेड इकोसिस्टम वो होंगे जो इंसान बनाता है, ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं, उनको हम बोलते हैं artificial ecosystem. And this ecosystem can be terrestrial ecosystem and this can be aquatic ecosystem. terrestrial ecosystem का मतलब है जो लैंड एरिया पे हमारे इकोसिस्टम प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे terrestrial ecosystem. एंड जो aquatic ecosystem है, वाटर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हमने बोला है aquatic ecosystem. So first if we talk about natural ecosystem, natural ecosystem develops in nature. नेचुरल इकोसिस्टम जो है इट डेवलप्स नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट में. सो अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स की बात करेंगे, सो लाइक फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, ऑल दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम. ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है इनको बनाने में, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम. देन इफ वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम, और वी कैन से एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. जो मैन मेड इकोसिस्टम है वो इंसान के द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमंस क्रिएट करते हैं जिस इकोसिस्टम को, उसको हम बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम. जैसे कि अगर हम क्रॉप फील्ड्स की बात करें, गार्डन्स की बात करें या एक्वेरियम की बात करें, ये सब क्या है? ये मैन मेड इकोसिस्टम है. इंसान बनाता है इन इकोसिस्टम को और इनमें भी वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम, then crop fields, gardens, aquarium, all these are man-made ecosystem. इसके अलावा अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें या एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, we talk about terrestrial ecosystem. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं हमारे ग्रासलैंड विच आर प्रेजेंट ऑन लैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट,
All these are terrestrial ecosystem. And if we talk about aquatic ecosystem, जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, these can be fresh water ecosystem and these can be marine water ecosystem. So all these are there are four different types of ecosystem: natural ecosystem, man-made ecosystem, terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. After that, if we talk about components of ecosystem, कि हमारा ecosystem जो है क्या क्या components से बना होता है. So if we talk about components of ecosystem, these can be biotic components and these can be abiotic components. These biotic and abiotic components form our ecosystem. So अगर हम biotic components की बात करेंगे, इसमें आते हैं हमारे living organisms, जैसे plants हैं, animals, microorganisms. All these living organisms come under biotic components. And if we talk about abiotic components, in this all non-living things are included, like air, water. All these are abiotic components. अगर हम abiotic components की बात करेंगे तो इसमें आते हैं हमारे climatic factors, adaptive factors, and if we talk about climatic factors, in this temperature, water, air, these are climatic factors of abiotic components. And if we talk about adaptive factors, इसमें आते हैं हमारे like soil, pH of soil, nutrients present in soil, all these are adaptive factors. And non-living substances like inorganic substances, and organic matter. All these are abiotic components of a ecosystem. Abiotic components में आते हैं हमारे non-living things, जैसे कि climatic factors, temperature, water, air. All these are climatic factors of abiotic component. Adaptive factors like soil, कि soil का pH कैसा है, कैसे nutrients present है soil में. तो these are adaptive factors of abiotic components. And if we talk about inorganic substances and organic matter, all these are abiotic components of a ecosystem. And if we talk about biotic components of ecosystem, biotic components में आते हैं हमारे living organisms like plants, animals, microorganisms like fungi, bacteria. All these are biotic components of a ecosystem. तो अगर हम biotic components की बात करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट प्रोड्यूसर्स, हमने उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोला है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड विद द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. एंड फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से लाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. सो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं हमारे प्लांट्स, बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया. ये क्या कर सकते हैं अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, विच कैन
Producers are those organisms which can synthesize their own food with the help of inorganic substances. Like if we talk about plants, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो प्लांट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जो प्लांट से अपना खाना लेते हैं, मीन्स वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दीज टेक फूड्स फ्रॉम द प्लांट्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इफ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर्स, दीज कंज्यूमर्स कैन बी primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. So first if we talk about primary consumers, primary consumers हमने उन living organisms को बोला है जो अपना फूड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, मीन्स हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और ये क्या होते हैं? हार्बीवोर्स होते हैं। सो दीज हार्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना खाना किससे ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम दिस हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स को खाते हैं वो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। सो ये क्या होंगे? हमारे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपना खाना किनसे लेते हैं? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर एनिमल्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हम कार्निवोर्स की बात करें ओमनिवोर्स की, तो ओमनिवोर्स भी क्या हैं? वो भी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। And omnivores are those living organisms which obtain their food from plants as well as from other living organisms. तो उनको हमने किस कैटेगरी में रखा है? ओमनिवोर्स की कैटेगरी में रखा है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो है अपना खाना प्लांट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड दीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो फॉर देयर फूड। सो ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोर्स। अगर हम कार्निवोर्स की बात करेंगे, कार्निवोर्स में आते हैं जैसे हमारे लोयन है, टाइगर है, ऑल दीज आर कार्निवोर्स। अगर हम हार्बीवोर्स की बात करेंगे तो जो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जैसे डियर, रैबिट, कैटल, ये सब क्या है? ऑल दीज आर हार्बीवोर्स। सो अगर हम टर्शरी कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो टर्शरी कंज्यूमर्स किन से अपना खाना ऑब्टेन करेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स से। So if we talk about tertiary consumers, these obtain their food from secondary consumers. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, लोयन, टाइगर, these are secondary tertiary consumers which obtain their food from primary consumers. एंड इफ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स में हमारे हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स के अलावा क्या आते हैं? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। एंड दीज पैरासाइट्स कैन बी एक्टोपैरासाइट एंड दीज कैन बी एंडोपैरासाइट। So if we talk about ectoparasite, ectoparasite lives on the surface of a living organism. वो living organism की body के surface पे present होते हैं। अगर हम एंडोपैरासाइट की बात करेंगे तो वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। सो स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट थर्ड कंपोनेंट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट में अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे, दैट इज डीकम्पोजर्स। जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट में उसको डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करने का काम करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्लीनिंग में हेल्प करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट डीकम्पोजर्स, these decomposers degrade ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करेंगे तो डिकम्पोजर्स में कौन आते हैं? हमारे सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स हमने उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोला है
जो अपना फूड किससे ऑब्टेन करते हैं, दीज ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। दीज एक्ट एज नेचुरल स्कैवेंजर्स। एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए, एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में हमने प्लांट्स को रखा है या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। बैक्टीरिया में आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्लांट, साइनोबैक्टीरिया, ऑल दीज आर प्रोड्यूसर्स व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड with the help of inorganic substances in presence of sunlight. Then if we talk about consumers, consumers are those living organisms which obtain their food from plants and other living organisms. These consumers can be primary consumer, secondary consumer and these can be tertiary consumers. Consumers में आते हैं हमारे herbivores, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, जैसे कि कैटल, डियर, ऑल दीज आर हार्बीवोर्स एंड दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं हमारे वो ऑर्गेनिजम्स जो हार्बीवोर्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। Carnivores are secondary consumers and these carnivores can be tertiary consumers. जो carnivores हैं वो living organism होते हैं जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम हार्बीवोर्स। ओमनिवोर्स हमने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोला है जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम अदर एनिमल्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट पैरासाइट्स, दीज पैरासाइट्स आल्सो ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ये उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट पैरासाइट्स, दीज कैन बी एक्टोपैरासाइट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दीज कैन बी एंडोपैरासाइट which are present inside the body of a living organism. So students, these are biotic components. And if we talk about then decomposers, decomposers में क्या आते हैं हमारे saprophytes आते हैं। Saprophytes are those living organisms, those microorganisms which obtain their food from dead and decaying matter. These decomposers degrade or decompose the organic matter which is present in our environment. So ये एक तरह से हमारे environment को clean रखते हैं। Natural scavengers होते हैं ये decomposers. So students, these are the components of ecosystem, biotic component and abiotic component. Then if we talk about food, जो ये different living organisms हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से अगर हम फूड चेन की बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन, तो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन इज सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कंज्यूमर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर से कौन अपना फूड ऑब्टेन करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर से कौन अपना फूड ऑब्टेन करता है, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की चेन बन जाती है जिसमें वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जिससे एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। सो इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ दिस फूड चेन, दिस इज सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू another organism. So क्या होता है स्टूडेंट्स, फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं उसकी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। सो अगर हम फूड चेन की बात करें, हम एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स को कौन खाता है, प्लांट्स को जैसे अगर हम बात करें, गोट खाती है, बकरी प्लांट्स को खाती है, एंड इस गोट को कौन खा सकता है, लोयन खा सकता है। तो इस तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स क्या होंगे, हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे,
ये क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स जो सोलर एनर्जी है, हमारी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो फूड में, हमारे फूड, उसको हम एज ए फूड यूज करते हैं, फूड लेते हैं, तो ये एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। तो जो प्लांट्स सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, इसलिए हम प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं। These plants are also known as transducers। तो प्लांट्स क्या होंगे, हमारे प्रोड्यूसर होंगे, क्योंकि ये अपना खाना खुद के लिए भी प्रिपेयर करते हैं और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम गोट की बात करें, गोट क्या होगा, कंज्यूमर, क्योंकि ये क्या करते हैं, गोट इज ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करती है, तो इसलिए कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर्स। एंड दिस गोट विल बी प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, मींस हार्बीवोर्स। अगर हम लोयन की बात करेंगे, लोयन इज सेकेंडरी कंज्यूमर, इट इज ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर। तो अगर हम इस फूड चेन की बात करें स्टूडेंट, फूड चेन कैन बी 3-step food chain, this can be 4-step food chain and this can be 5-step food chain। तो अगर हम 4 स्टेप की बात करें, जैसे कि कोई ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है, एंड ग्रास होपर को कौन खा सकता है, फ्रॉग खा सकता है, फ्रॉग को कौन खा सकता है, स्नेक खा सकता है, एंड स्नेक को खा सकता है ईगल। तो इस तरह से अगर हम इस फूड चेन की बात करेंगे, तो इस फूड चेन में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम बात करें ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल, दिस इज 5-step फूड चेन। फर्स्ट, ग्रास इज प्रोड्यूसर, ग्रास होपर इज प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग इज सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक इज टर्शरी कंज्यूमर एंड ईगल इज टॉप कंज्यूमर। हमारे टॉप कंज्यूमर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कोई नहीं खाता इनसे आगे। तो इस तरह से दिस इज 5-step फूड चेन एंड दिस इज 4-step फूड चेन, दिस कैन बी 3-step फूड चेन। इस तरह से फूड चेन जो है 3-step फूड चेन भी हो सकती है, 4-step और 5-step फूड चेन। तो क्या होता है फूड चेन में, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो फूड की फॉर्म में हम एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्लांट्स टू herbivores or primary consumers and then from primary consumers to secondary consumers। तो उसके बाद अगर हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें, this is all about food chain। So students, if we talk about trophic levels, ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, जो हमारे डिफरेंट लेवल्स है, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से क्या हो रहा है, डिफरेंट लेवल से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। दीज आर सिक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करेंगे, तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या हैं, दीज आर सिक्वेंशियल इवेंट्स, जो हमारे फूड चेन में होते हैं, डिफरेंट एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो इन लेवल्स को हमने क्या बोला है, ट्रॉफिक लेवल्स। तो सबसे पहले अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी यूज करते हैं इनको एज ए फूड। देन सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या होगा हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्रोड्यूसर से, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर एंड देन टॉप कंज्यूमर। तो इस तरह से इन डिफरेंट लेवल्स को हमने क्या बोला है, ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स आर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर्स किस में आएंगे हमारे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल,
फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, टर्शियरी कंज्यूमर्स कम अंडर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल एंड देन फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरह से इन लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल, जिसमें हमारी फूड एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। तो अगर हम इस एनर्जी ट्रांसफर की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल, ओनली 10% एनर्जी फ्लो होती है। जो ट्रांसफर होता है हमारी एनर्जी का, ओनली 10% एनर्जी पास होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 10% लो। सो इफ वी टॉक अबाउट 10% लो, 10% लो का क्या मतलब है स्टूडेंट, जो प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है, देन प्राइमरी कंज्यूमर से सेकंड ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी ट्रांसफर होती है थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, और ऐसे हमारी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो जो हमारी एनर्जी है वो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है ट्रांसफर इन ईच ट्रॉपिक लेवल। जो प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, वो सनलाइट यूज करते हैं। सनलाइट ओनली 1 to 2% जो सोलर एनर्जी है वो यूज की जाती है, प्रोड्यूसर्स उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी का ओनली 1 to 2% यूज करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। और जो एनर्जी जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं प्रोड्यूसर्स, तो उनके पास क्या होगी, 100% एनर्जी होगी। तो इस 100% को जब कंज्यूमर्स यूज करते हैं प्लांट्स को, तो इस 100% एनर्जी का ओनली 10% जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स में, और जो 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास है उसका 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स में। इस तरह से एनर्जी लेवल जो है, जैसे जैसे हम टॉप ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचते हैं हमारी एनर्जी कम होती जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, 10% लो। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, प्रोड्यूसर्स के पास अगर 10,000 जूल एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, 1000, इसका ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, 1000 जूल। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास जाएगी ओनली 100 जूल, देन 10 जूल। तो इस तरह से क्या होता है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है हर ट्रॉपिक लेवल में, और इसको हम क्या बोलते हैं, 10% लो। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। जो 100% में से हमारी 90% एनर्जी होती है वो किस में यूज हो जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो 90% एनर्जी ट्रांसफर होती है जब एज ए हीट लॉस हो जाती है। कुछ एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने में यूज करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन या अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करने में ये एनर्जी यूज हो जाती है। तो इस तरह से ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है हर ट्रॉपिक लेवल में। उसके अलावा अगर हम एनर्जी के अलावा केमिकल्स की बात करेंगे, जो केमिकल्स होते हैं हमारे, अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करें, वेरियस केमिकल्स की बात करें, जैसे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो डिग्रेड नहीं किए जा सकते। कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जैसे जो हम क्रॉप्स वगैरह में, फील्ड्स वगैरह में यूज करते हैं, ये सब क्या है, दीज आर हार्मफुल केमिकल्स एंड विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड इनटू सिंपल फॉर्म्स। तो जो ये केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। अगर हम इन केमिकल्स की बात करें, एनर्जी क्या है हमारी, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब एनर्जी का लेवल कम होता जा रहा है हर ट्रॉपिक लेवल में। लेकिन केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स हर ट्रॉपिक लेवल में केमिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। These chemicals like pesticides, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे मेटल है, मरकरी है, लेड है, डीडीटी है। डीडीटी क्या है, डीडीटी जो हम पहले फील्ड्स में यूज करते थे क्रॉप्स के लिए एज ए पेस्टिसाइड, लेकिन आज के टाइम में डीडीटी को बैन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है,
क्योंकि ये केमिकल वो ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं जिनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता और ये हर ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होते जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो चुकी है। तो अगर हम इन केमिकल्स के ट्रांसफर की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम किसी फूड चेन की बात करें, जो ये केमिकल्स है जो हम फील्ड्स वगैरह में यूज करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, ये केमिकल सोयल में भी पहुंच जाते हैं, इनको प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं और प्लांट से इनको कौन खाता है, हार्बीवोर्स खाते हैं, हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स में जाते हैं ये केमिकल्स। इस तरह से इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट एनी फूड चेन, जैसे कि अगर हम कोई एक्वेटिक फूड चेन की बात करें लाइक फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खाएंगे स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिश, देन लार्ज फिश को खा सकता है ईगल। तो इस तरह से ये हमारी एक फूड चेन है। फूड चेन में क्या है, जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, दीज आर प्रोड्यूसर्स, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसे फूड ऑब्टेन करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल ले डीडीटी का, जो डीडीटी केमिकल है, मान लीजिए वो वाटर बॉडीज में चला जाता है जब बारिश होती है या किसी और वजह से फील्ड से ये वाटर बॉडीज में जाता है डीडीटी, तो क्या है, फाइटो प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं इस केमिकल को और प्लांट से ये जब जूप्लैंक्टन इन प्लांट्स को खाएंगे तो ये केमिकल जो है फाइटोप्लैंक्टन से किस में ट्रांसफर होता है, जूप्लैंक्टन में ट्रांसफर होगा और जूप्लैंक्टन से फिर किस में चला जाता है, फिशेज में चला जाता है जब स्मॉल फिश जूप्लैंक्टन को खाएंगी, क्योंकि ये केमिकल्स ऑलरेडी प्लांट्स में था, प्लांट से कहाँ गया, जूप्लैंक्टन में गया, जूप्लैंक्टन ने एक प्लांट को खाया, दूसरे प्लांट को खाया, इस तरह से इस केमिकल की कंसंट्रेशन क्या हो गई, जूप्लैंक्टन में इंक्रीज हो गई। तो जो जूप्लैंक्टन में कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है केमिकल्स की, वो केमिकल्स एज इट इज रहेंगे जूप्लैंक्टन की बॉडी में। तो जब स्मॉल फिशेज जूप्लैंक्टन को खाएंगी तो स्मॉल फिशेज में इनकी कंसंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और स्मॉल फिशेज को लार्ज फिशेज जब खाएंगी तो इनकी बॉडी में इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन स्मॉल फिशेज से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इसी तरह जो हमारा टॉप कंज्यूमर होगा उसमें क्या होगी, इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये इनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो जो डीडीटी है हमारा, जो हार्मफुल केमिकल है, इसको इसीलिए बैन कर दिया गया है क्योंकि 1960 में बहुत सारे बर्ड्स की डेथ हो गई थी ड्यू टू दिस केमिकल। तो इस वजह से, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है हर ट्रॉपिक लेवल में, और इसको हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है इन ईच ट्रॉपिक लेवल, इसको हमने बोला है बायोमैग्निफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है, केमिकल्स की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है concentration get increased in each trophic level। और अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी क्या है, हर ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है और ये केमिकल्स क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर का केमिकल्स की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है और एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो ये हमारे कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स किस में रोल प्ले करते हैं, हमारी पॉपुलेशन को, एनवायरमेंट में पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो स्पीसीज पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और ये पोलिनेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स। अगर हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करें तो जो एनर्जी ट्रांसफर होता है टॉप लेवल में कम एनर्जी ट्रांसफर होगा, इसलिए जो टॉप लेवल के हमारे टॉप कंज्यूमर होंगे वो क्या होते हैं, हमेशा स्मॉल होते हैं साइज में, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ट्रॉपिक लेवल, हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, उसी तरह एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी
एंड केमिकल्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एनर्जी डिक्रीज होती है, इसीलिए जो हमारे टॉप कंज्यूमर्स हैं उनका स्मॉल साइज होता है, और जो ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें कम नंबर में हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि एनर्जी हमेशा हायर ट्रॉपिक लेवल में डिक्रीज होती जाती है। सो स्टूडेंट्स, ऑल दिस इज अबाउट एनर्जी ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ऑफ केमिकल्स। एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा डिक्रीज होता है और केमिकल्स की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है किसी फूड चेन में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, व्हाट इज फूड चेन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन।